हेलो माय बुकवॉर्म्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविका बाय छवि। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज़ के साथ आऊँगी, ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो बुक है एंड्रयू हेवुड की, उसकी एक सीरीज़ के साथ आऊँगी। तो आज हम उस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी मेजर फैक्ट्स हैं उस बुक में से पूछे गए हैं, या जितने भी रिपीटेडली फैक्ट्स उस बुक में से पूछे गए हैं उनके बारे में। तो ये सीरीज़ आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। सबसे पहले इस सीरीज़ को करने के बाद आप आईआर के जो PYQs हैं या फिर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, उसके आराम से 11 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और आपको अपना टाइम बुक को स्टार्ट से रीड करने में वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और इसमें जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं हम सब कवर करेंगे। और साथ ही में जो आपके करंट अफेयर्स हैं मैं उनका भी एक आपको बोनस फैक्ट्स दूँगी। तो आज हम मेजरली जो हमारी इंटरनेशनल वॉर्स रही हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का जो सिनेरियो था, उनमें जो ट्रीटीज साइन हुई थी और कोल्ड वॉर हो गए, इन सब जो वॉर्स हुई हैं इंटरनेशनली, उनके बारे में हम लोग उनकी जो फैक्ट्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ये आई 1648 में। इसको 30 इयर्स वॉर भी बोला जाता है। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो 30 इयर्स वॉर है वो किस सन में हुई थी या फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया किस सन में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो ये 30 इयर्स वॉर इसको बोला जाता है और यहाँ से बॉर्न हुआ था मॉडर्न नेशन स्टेट का सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसने ये बताया कि जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो अपने आप में सॉवरेन हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई भी जो दूसरी कंट्री है उनके इंटरनल मैटर्स में या फिर उनके एक्सटर्नल मैटर्स में भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरीके से जो स्टेट्स हैं वो सॉवरेन है, यानी कि उनकी अपनी मर्जी चलेगी, वो कुछ भी कर सकती हैं अपनी स्टेट्स के अंदर, और दूसरों के साथ उन्हें कैसे रिलेशन रखने हैं उसमें भी वो भी उनकी ही मर्जी है। तो यहाँ से हमें मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम मिला था और यहीं से शुरू हुई थी बैलेंस ऑफ पावर की अप्रोच यूरोप के अंदर। हम सब ने पढ़ा है ना कि बैलेंस ऑफ पावर जो अप्रोच रही है रियलिज्म की, जो कि ये बताती है कि हर स्टेट या हर कंट्री के पास इक्वल पावर होगी। और अगर कभी ऐसा हो कि कोई एक कंट्री या कोई एक स्टेट बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगे, तो जो बाकी की कंट्रीज़ हैं वो मिलकर आपस में अलायंस बना लेंगी या अपने पास पावर इतनी बढ़ा लेंगी कि जो कंट्री स्ट्रॉन्ग हो रही थी वो उसकी पावर भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो यानी कि इसको जस्ट इक्विलिब्रियम का भी कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है उसने ये दो मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस करे थे। फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जो फर्दर कुछ ट्रीटीज़ हुई 17th सेंचुरी तक, वो सारी ही ट्रीटीज़ का मेन पर्पस था बैलेंस ऑफ पावर को रीस्टोर करना। जैसे कि जो ट्रीटी ऑफ यूट्रिच है, जो कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद हुई 1713 में, इसका मेन एम था कि जो फ्रांस की बढ़ती हुई पावर है उसको कंटेन करा जाए। अब इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो किंग थे स्पेन के, उनका कोई और हायर नहीं था, यानी कि उनका कोई बच्चा नहीं था। तो उन्होंने जो अपना थ्रोन है, जो अपना राज्य है, वो जो फ्रांस के जो लुइस थे ना, लुइस 14, उनके जो ग्रैंडसन थे फिलिप ऑन्जू, उनको अपना थ्रोन पास कर दिया था। और क्योंकि जो फ्रांस और स्पेन थे वो ऑलरेडी बहुत बड़े किंगडम्स थे उस टाइम पे यूरोप में, तो सबके मन में ये डर बैठ गया कि अगर फ्रांस और स्पेन साथ में आ जाएंगे तो बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा और ये दोनों साथ मिलके बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तो इसलिए ग्रैंड अलायंस बना ब्रिटेन का, डच रिपब्लिक का, ऑस्ट्रिया का, और इन सब ने मिलके फ्रांस से लड़ाई करी ताकि वो ऐसा होने से रोक सकें। तो इससे हुआ क्या, ये ट्रीटी जब साइन की गई तो उसमें जो फिलिप फिफ्थ हैं उनको किंग बनने दिया, लेकिन उनको ये बोला कि आप कभी भी स्पेन के साथ या फिर स्पेन और फ्रांस कभी एक दूसरे के साथ यूनाइट नहीं करेंगे। तो इसलिए इस ट्रीटी का मेन फोकस ये था कि फ्रांस के इन्फ्लुएंस को कम करा जाए और जो यूरोपियन टेरिटरीज़ हैं, स्पेन की जो यूरोपियन टेरिटरीज़ हैं, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाए और बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करा जाए। इसी तरह से दूसरी ट्रीटी आती है, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ पेरिस। जैसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को पूछा जाता है 30 इयर्स वॉर, ऐसे ही ट्रीटी ऑफ पेरिस को भी पूछा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं 7 इयर्स वॉर। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहली बार ब्रिटेन को देखा गया कि वो सबसे लीडिंग कॉलोनियल पावर है, मतलब वो कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ करने में सबसे लीडिंग है। और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि ब्रिटेन पावरफुल होता जा रहा है और जो फ्रांस है उसने अपनी काफ़ी सारी टेरिटरीज़ जो हैं या फिर पोजेशंस जो हैं वो यहाँ पे खो दिए थे।
देखो, इन ट्रीटीज़ की ना आपको डिटेल्स याद नहीं रखनी है। मैं आपको ये डिटेल्स सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमें डेट्स याद नहीं हो रही होती हैं या फिर हमें ट्रीटीज़ याद नहीं हो रही होती हैं, लेकिन अगर हमें उनकी हिस्ट्री पता होती है ना, या फिर हमको पता होता है कि वो किस टाइम पे आई, किस लिए आई, तो वो ज़्यादा जल्दी याद हो जाती हैं। तो ये बस मेरा एक अपना तरीका था चीज़ों को याद करने का, कि मुझे उनकी हिस्ट्री पता होती है तो वो मुझे जल्दी याद हो जाती हैं, इसलिए मैं भी आपको उसी तरीके से बता रही हूँ। जो नेक्स्ट ट्रीटी है हमारी वो है कांग्रेस ऑफ वेनिया या फिर ट्रीटी ऑफ वेनिया। ये 1814 से 1815 के बीच में वो साइंड, और ये बहुत एक मेजर ट्रीटी थी क्योंकि इसकी वजह से जो यूरोप का मैप था वो उसको दोबारा से रीड्रॉ करा गया। क्यों यूरोप का मैप रीड्रॉ करा गया? क्योंकि जब नेपोलियन थे ना, फ्रांस के एम्परर थे। अब जो हम सबको पता है कि नेपोलियन जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और नेपोलियन के रिजीम के टाइम पे नेपोलियन ने बहुत सारी स्टेट्स को ऑक्यूपाई करा था, उनको पजेस करा था और अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड करा था। तो अब जो कांग्रेस ऑफ वेनिया हुई, जब नेपोलियन फाइनली हार गए, तो जो विक्टर्स थे, जो जिन लोगों ने ये जीती थी, वो ये चाहते थे कि वापस से जो ओल्ड ऑर्डर है वो वापस आ जाए और जो यूरोप का मैप है उसको वापस से रीस्टोर करा जाए। इसलिए कांग्रेस ऑफ वेनिया वाज साइंड। इनके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 से पहले कुछ और ट्रीटीज़, वॉर्स और रेवोल्यूशन देखे गए थे, और उनमें से कुछ ट्रीटीज़ हैं जैसे कि 1871 की ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जो कि की गई थी फ्रांस और पर्शिया की वॉर को ख़त्म करने के लिए। देन ट्रीटी ऑफ बर्लिन 1878 की की गई थी। जो ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफनो है 1878 की, जो कि रशिया और टर्की की वॉर के टाइम पे साइन की गई थी, उसको रिवाइज़ करने के लिए ट्रीटी ऑफ बर्लिन लाई गई थी। और फिर आता है बॉक्सर रेबेलियन इन चाइना। जो बॉक्सर रेबेलियन था चाइना में, वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट टाइप था जो कि अगेंस्ट था जो भी ब्रिटिश और जापान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था चाइना के अंदर, और ये चाहते थे कि वापस से जो चाइनीज़ कंट्रोल है चाइना के ऊपर वो रीस्टोर हो जाए। फिर एक आती है बहुत बड़ी लड़ाई 1904 और 5 की, रशिया जापानीज़ वॉर, जिसने वॉर का मतलब ही बदल के रख दिया था। सब लोग जो अब तक ये समझ रहे थे कि सिर्फ बड़ी जो कंट्रीज़ हैं या जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वही वॉर जीत सकती हैं, जापान ने उन सबको गलत साबित कर दिया था। क्योंकि इस वॉर में जापान, जो कि बहुत ही स्मॉल था, रशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ या फिर साइज़ के मामले में भी, वो इस वॉर को जीत गया था। देन नेक्स्ट was the assassination of Austrian Archduke Franz Ferdinand in June 1914, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 फाइनली स्टार्ट हुई 1914 में। और वर्ल्ड वॉर 1 में हमें कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स देखने को मिले, जैसे 1915 का आर्मेनियन जेनोसाइड, फिर 1917 का रशियन रेवोल्यूशन, जिसने पहली बार एक कम्युनिस्ट स्टेट को, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जिताया और एक कम्युनिस्ट स्टेट को स्टैब्लिश किया। फिर आती है मेजर ट्रीटी, जो कि है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद साइन की गई थी। ये एक सीरीज़ ऑफ ट्रीटीज़ थी जो कि अलाइड पावर और जो डिफीटेड सेंट्रल पावर है उसके बीच में उनके बीच में साइन की गई थी। और इसकी पहली ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, जो कि साइन की गई थी अलाइस और जर्मनी के बीच में। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन 1919 में ही साइन की गई थी ऑस्ट्रिया के साथ। ट्रीटी ऑफ न्यूली 1919 में ही साइन की गई थी बुल्गारिया के साथ। ये सब अलाइज पावर के साथ साइन कर रहे हैं ट्रीटी। देन ट्रीटी ऑफ ट्राइनन 1920 में साइन की थी अलाइज ने हंगरी के साथ। देन ट्रीटी ऑफ सीवर्स, जो कि साइन की गई थी 1920 में ही टर्की के साथ। देन न्यू पीस ट्रीटी, जो कि साइन की गई थी अलाइज पावर ने ऑटोमन एम्पायर के साथ 1923 में। पर ये सो कॉल्ड पीस ट्रीटीज़ बहुत टाइम तक पीस को मेंटेन नहीं कर पाई और हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने के लिए मिली। और ऐसे कुछ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, और हम उन इवेंट्स की डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला इवेंट 1922 में मुसोलिनी सीजेस पावर इन इटली में मुसोलिनी आया और साथ में अपने फासिस्ट आइडियोलॉजी लेकर आया। 1922 में वॉल स्ट्रीट क्रैश, जिसे कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, शुरू हुआ। 1929 में स्टेलिन बिगिंस फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन इन सोवियत यूनियन। 1930 में जापान इन्वेड करता है मंचूरिया को। 1932 में जो FD रूजवेल्ट हैं वो US प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट होते हैं, और वो अपने साथ लेकर आए द न्यू डील, जो कि एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स, रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी USA में ग्रेट डिप्रेशन को फाइट करने के लिए। इसके बाद और भी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए, जैसे कि 1933 में मेजर इवेंट हिटलर का
चांसलर बनना जर्मनी का। 1934 में माओ ज़ेडोंग जो है वो लॉन्ग मार्च करते हैं चाइना के अंदर। 1935 में इटली इन्वेड कर लेता है अब्सीनिया को यानी कि इथोपिया को। 1936 में जर्मनी रीऑक्यूपाई करता है रिनलैंड को। 1938 में एंशलिस विद ऑस्ट्रिया। 1938 में ही मुनीच अग्रीमेंट भी होता है। इसके अलावा 1939 में अगस्त में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जो जर्मनी और रशिया है या सोवियत यूनियन है उनके बीच में मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट साइन हुआ था और ये पैक्ट दोनों के बीच अगस्त 1939 में साइन हुआ था। उसके बाद सितंबर 1939 में जर्मनी अटैक करता है पोलैंड पे और पोलैंड पे अटैक करने के 2 दिन बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। फिर 1940 में जर्मनी एक सीरीज़ ऑफ अटैक लॉन्च करता है जिसको वो कहता है बिल्ट्रिक्स अटैक और लाइटनिंग वॉर अटैक्स, जो कि किए जाते हैं डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड्स पे। फिर 1941 में अपना मोलोटोव पैक्ट तोड़ते हुए सोवियत यूनियन के साथ जर्मनी इन्वेड करता है सोवियत यूनियन को 1941 में अंडर ऑपरेशन बारबरोसा। फिर हम देखते हैं 1941 में जापान अटैक करता है पर्ल हार्बर पे और यूएसए को मजबूरी वर्ल्ड वॉर 2 ज्वाइन करनी पड़ती है। 1942-43 में बैटल ऑफ स्टालिनग्राड देखी जाती है। 1942 में 1942 और 45 तक दुनिया का सबसे खतरनाक कैंपेन शुरू होता है। हॉलोकास्ट शुरू होता है अगेंस्ट ज्यूस बाय जर्मनी बाय हिटलर और 1945 में फाइनली वी सी द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 विद द डिफीट ऑफ हिटलर। वर्ल्ड वॉर 2 एंड नहीं था क्योंकि कुछ टाइम बाद ही लोग विटनेस करते हैं कोल्ड वॉर को, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस का बनना। 1945 में ही हमने हिरोशिमा नागासाकी अटैक देखा जिसे कोई नहीं भुला पाया। 1946 में न्यूरेमबर्ग एंड टोक्यो वॉर क्राइम ट्रायल शुरू होते हैं। 1947 में यूएस की फॉरेन पॉलिसी में चेंज दिखता है जिसकी वजह से ट्रूमन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान आते हैं। दोनों ही कम्युनिज्म को कंटेन करना चाहते हैं वेस्टर्न यूरोप में। ट्रूमन डॉक्ट्रिन पॉलिटिकल और मिलिट्री की हेल्प के थ्रू करता है वेस्ट कम्युनिज्म को कंट्रोल। मार्शल प्लान इकोनॉमिक हेल्प की या फिर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के थ्रू करता है कम्युनिज्म को कंट्रोल। इसके अलावा भी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं जो मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करे हैं, जैसे कि सोवियत बॉम्ब एक्सप्लोजन, बर्लिन ब्लॉकेड, बर्लिन वॉल इरेक्ट की गई थी और ईरान इराक वॉर, ऑयल क्राइसिस जो हुआ था और सबसे मेजर जो था सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना। सब जो मैंने आपको सीरीज़ में दिए हैं, आपको इनको सीरीज़ वाइज और डेट वाइज रिवाइज करना है, याद करना है। कोल्ड वॉर के बाद भी कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स होते रहे हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप करा है, जैसे कि गल्फ वॉर हो गई, यूरोपियन यूनियन का क्रिएट होना हो गया, आशियान फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, इंडिया पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट है वो हो गया, और हाल ही में जो अभी आया था उसमें क्रोनोलॉजी में पूछा गया था, लिबियन सिविल वॉर एंड सीरियन सिविल वॉर को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछा गया था। तो ये सब कुछ आपको लर्न करना है। एंड दैट्स इट गाइज़, ये हमारी फैक्चुअल सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने सारी वॉर्स और उनसे रिलेटेड ट्रीटीज़ कवर करी हैं। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई सजेशंस हो तो वो भी दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इन फैक्ट्स के पीछे की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप लोग मुझे वो भी बताइएगा। एंड दैट्स इट, बाय बाय।